मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं एक्स चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने सोचा कि ये एक चैनल शुरू किया जाए जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, ताकि बहुत से लोगों को जो बैंकिंग से, बीमा से और इनकम टैक्स से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उनको नहीं मिल पाती हैं, और मिलती भी हैं तो वो उनको उस जानकारियां सरल भाषा में उपलब्ध कैसे हों, इसका एक छोटा सा प्रयास है। मैं सर्वप्रथम आपको मेरा ये पहला चैनल का पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत मैं एक बड़े समुदाय को, जो लोग बैंकिंग में अपना निवेश करते हैं, बैंकों में खाता खोलते हैं, उससे संबंधित है। तो मेरी शुरुआती दौर में ये कहूँगा कि बचत खाते का कैसे संचालन किया जाए। नॉर्मल कोर्स में सभी लोगों के पास बचत खाता होता है, और बचत खाता अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करके हम उस पैसे को अपने खाते में इकट्ठा करते हैं, ताकि वक्त ज़रूरत पे वो बचत हमारे काम आती है। लेकिन देखा गया है कि हमारे बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो बैंकों के द्वारा दी जाती हैं या नहीं भी दी जाती हैं, लेकिन हम उसको खाते का संचालन करते हुए हमको नहीं याद रहता है। इससे रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम आपका बैंक का खाता खोलते समय आप ध्यान रखें तो 2 या 3 से ज़्यादा खाते नहीं संचालित होने चाहिए। 2 या 3 से खाते ज़्यादा संचालित नहीं होने चाहिए, और कोशिश कीजिए कि विभिन्न अलग अलग बैंकों में हों। तो इसका जो फायदे हैं वो ये हैं कि अगर मान लीजिए किसी बैंक में सर्वर नहीं चल रहा है, तो कम से कम आपको दूसरे बैंक के सर्वर से पैसे का लेन देन हो सके। तीसरा, कि बैंक की शाखा हो सके तो आपके कार्यालय के पास निकट हो या आपके आवास के निकट हो, ताकि आप उस खाते का संचालन इजी रूप से कर सकें। नॉर्मली घर से दूर होने पर आप उस खाते का संचालन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इन खातों को संचालन करने के लिए आपको हर खाते में मिनिमम बैलेंस का भी एक रिक्वायरमेंट होती है, जो विभिन्न बैंकों में 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक, और जो आपके प्राइवेट बैंक हैं उसमें 10,000 से लेकर 25,000 तक मिनिमम बैलेंस रखा जाता है। और देखा गया है कि हम चाहे अनचाहे मिनिमम बैलेंस को इग्नोर करते हुए खाते का संचालन करते हैं, और बाद में आर्थिक दंड हमको भुगतना पड़ता है। कभी कभी ये दंड इतना ज़्यादा होता है कि जितना हमको उस खाते में ब्याज नहीं मिलता, उससे ज़्यादा हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस दे चुके होते हैं। अतः हमको खाता खोलते समय सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए कि खाते का मिनिमम बैलेंस कितना है, ताकि हमें उस बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखा जाए। हालांकि ज़्यादातर खातों में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है। तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का एक उदाहरण है कि अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये है, तो अगर एक दिन के लिए 30,000 जमा करते हैं तो सिस्टम ये समझेगा कि आपने 30 दिनों के लिए 1,000 रुपये रखा है। इस तरह से खाते के मिनिमम बैलेंस से होने वाली उससे रुका जाए। और खाते में लेन देन न करने पर, कुछ बैंकों द्वारा खाते में लेन देन न होने पर खातों को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से फिर हमें वो केवाईसी देना पड़ता है, अपने फोटोग्राफ देना पड़ता है, और अपनी शाखा में उपस्थित होकर ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तब खाता आपका चल पाता है। तो कम से कम आपका अगर बचत खाता है तो कम से कम, वैसे तो 4 छमाही में यानी 2 साल में आपका एक जमा और एक निकासी होना चाहिए, जो कि सिस्टम द्वारा न होकर आपके द्वारा होना चाहिए। जैसे आप पैसा निकालें व्यक्तिगत रूप से और आप पैसा जमा करें, उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट या कोई लॉकर रेंट उसमें डिडक्ट होता है, वो आपका उसमें ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। इससे ये होगा कि 2 साल के अंदर एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और आप चाहें तो ये दोनों काम एक ही साथ कर सकते हैं। अगर आपका शाखा आपके घर से दूर है, आप अक्सर नहीं जा सकते हैं, तो एक ही दिन जा करके आप कुछ पैसे निकालिए, उसमें से कुछ पैसे जमा कर दीजिए। आपका खाता 4 छमाही के लिए यानी 2 वर्ष के लिए डीएक्टिवेट नहीं होगा, नहीं तो वो अकाउंट आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिनको कुछ बैंकें डॉर्मेंट खाते के रूप में दर्शाती हैं। डॉर्मेंट का मतलब कि 2-4 छमाही तक किसी खाते में किसी भी प्रकार का लेन देन से मतलब डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ है। तीसरा, हम कोशिश करें कि हम जो भी खाता बैंक का खोलते हैं उसमें मोबाइल बैंकिंग से इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि खाते का ट्रांजेक्शन, लेन देन, आपका सारा कुछ आपके मोबाइल के द्वारा ही होता है। क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इंटरनेट बैंकिंग में पूरे दुनिया में कहीं से भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, जबकि मोबाइल बैंकिंग में आपके द्वारा जो मोबाइल नंबर है उसी से हो सकता है। खाते में समय समय पर अगर आपका मोबाइल चेंज होता है तो उस मोबाइल को आप अवश्य अपडेट करा लें, अन्यथा आपको बहुत सी सूचनाएं, खाते के ट्रांजेक्शन के बारे में सूचनाएं वो प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए खाते में मोबाइल का नंबर का अपडेट कराना जरूरी है। साथ ही
बैंक के खातों में ज़्यादातर आप खातों में या तो ज्वाइंट रूप से खोलिए, संयुक्त धारक यानी कि अपने पति पत्नी एक साथ या बाप बेटा एक साथ या जो भी जिनको भी आप सही समझते हैं उनके साथ खोल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सिंगल रूप से भी खाता अगर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन उसमें नामांकन जरूरी है। नामांकन का ये फायदा होता है कि आज के इस समय में कहीं भी कुछ किसी के साथ हो सकता है। उस स्थिति में आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का सही उपयोग सही व्यक्ति को मिल सके और ताकि वो पैसे का समायोजन कर सके। इसलिए नामांकन खातों में कराना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे आपका ज्वाइंट अकाउंट भी हो तो भी, और सिंगल रूप में सिंगल नाम से हो तब तो बहुत ही जरूरी है। खाते में अपना आधार और अपना पैन नंबर अवश्य अद्यतन कराएं। पैन नंबर न होने की स्थिति में अगर आप बैंक उसमें जो भी ब्याज मिलता है, अगर उस खाते से आप एफडी बनाते हैं तो उसमें टीडीएस की दर 10% की जगह 20% हो जाती है और ये खामखा आपको फिर रिटर्न फाइल करके वहां से वापस लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि बचत खातों का संचालन करते समय विभिन्न सावधानियां बरतें, क्योंकि जितनी इनकम, क्योंकि धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.75 से लेकर के 3% के बीच में हो गया, जो किसी जमाने में 5% होता था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। इसलिए जब इंटरेस्ट इतना कम हो गया तो कम से कम इस तरह के जो खर्चे आपके खाते में होते हैं उनको बचाने के लिए आप लोग अपने खाते में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। साथ ही आपको सभी खातों में आपको एटीएम कार्ड की सुविधा मिलती है। एटीएम कार्ड की सुविधा में आप ध्यान रखें कि एटीएम का मिलने वाला पिन समय समय पर उस पिन को परिवर्तित करते रहें। किसी भी एटीएम कार्ड के पीछे आपका सीवीवी नंबर होता है, उसको एक जगह कहीं नोट कर लें और उस सीवीवी को आप मिटा दें, क्योंकि वो एक ऐसा आपका पासवर्ड एक थर्ड लेयर का पासवर्ड होता है जिससे कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कभी भूल से भी आपको कोई कॉल आती है, वो आपसे सीवीवी पूछ करके, आपका एटीएम कार्ड पूछ करके, आपके खाते नंबर पूछ के खाते से लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि इस किसी भी तरह की सूचना, जब बैंक के पास सारी सूचनाएं हैं, कोई भी बैंक आपसे किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मांगती है, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ उसके पास होता है। आपको जो भी सूचना देनी कोशिश करके आप उस बैंक में जाकर के ही अपनी सारी सूचनाएं दें, क्योंकि थर्ड पार्टी जो आजकल इतने फ्रॉडुलेंट लोग हो गए हैं कि वो आपसे फोन पर इस तरह की चीजें पूछते हैं। आपके फोन के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे नंबर लेके आपके खाते की जानकारी लेकर ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं। खाते में एसएमएस फैसिलिटी, आपकी एसएमएस फैसिलिटी जो है, वो एसएमएस फैसिलिटी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी सूचना होती है, वो आपको बैंक समय समय पर देती है। हालांकि उसमें हर बैंकों में, किसी बैंक में 60 रुपये साल में और किन्हीं बैंकों में 75 रुपये साल में खर्चे लगते हैं। ये खर्चे हर शाखाओं में क्वार्टरली आपके खाते से डेबिट किए जाते हैं। वो लेना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 60 रुपये बहुत ही नॉमिनल चीज़ होती है, लेकिन आपको खाते में होने वाले सारे डेबिट क्रेडिट और कोई सूचना होती है वो आपके खाते में आता है। आप खाते में अपने आधार को जरूर लिंक करा लें। लिंक कराते समय ध्यान रखिए, जिस खाते में आप सबसे लास्ट में आप लिंक कराएंगे, आपकी गैस की सब्सिडी उसी खाते में आएगी। खाते को लिंक आधार से लिंक कराने में एक फायदा ये भी है कि आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते समय आपको इस लिंक के, अगर आपका खाता लिंक है तो आप उससे आप रिटर्न को वेरीफाई करा सकते हैं। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं और संभवतः ये एक बहुत ही सरल भाषा में देने का प्रयास किया है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे गृहिणियां हैं वो लोग खाता तो बैंकों में रखती हैं, लेकिन खाते के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। जैसे पासबुक एंट्री आए समय पे आए दिन आप ब्रांचों में जाते हैं, पासबुक प्रिंटर खराब होता है और आपका समय भी खराब होता है। लिहाजा आप ई पासबुक को जरूर डाउनलोड कर लें, और ई पासबुक अगर नहीं है तो मोबाइल बैंकिंग में बहुत सी बैंकों ने अपने मोबाइल बैंकिंग में ई पासबुक को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जिसके तहत आपको खाते के ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाती है और बिना बैंक को गए हुए आपको इस ई मोड में आपको मिल जाती है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। अपने खाते में सिग्नेचर अगर आपका थोड़ा बहुत भी चेंज होता रहता है, एक लंबे अरसे से अगर खाता चल रहा है उसको जरूर आप चेंज करा लें, और फोटोग्राफ्स भी एक लंबे समय के बाद उसमें जरूर चेंज करा लें, क्योंकि आप जब किसी बाहर बेस ब्रांच के अलावा कहीं बाहर भुगतान लेने जाते हैं तो आपका फोटोग्राफ्स और आपके सिग्नेचर के आधार पर दूसरी ब्रांचें में एक लिमिटेड अमाउंट आपको पे करती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका फोटोग्राफ्स उसमें होना चाहिए, आपके पास आईडी होना चाहिए, आपका सिग्नेचर विजिबल होना चाहिए और जो सही होना चाहिए, जो मिलता हो। इसलिए ये सारी जितनी चीज़ें हैं इनको ध्यान अगर रखेंगे आप तो आपके बचत खाते में आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं ट्रांजेक्शन, और आपके एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप अपने बैंक की सारी जानकारी
अपने लाइफ पार्टनर को जरूर बताएं, क्योंकि आपके द्वारा जो जमा किया गया पैसा है, खुदा न खास्ता कोई अगर हैपनिंग हो जाती है, उस स्थिति में आपके पैसे का जिसको सही रूप से मिलने वाला हक है उसको चीज़ मालूम हो, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। अदरवाइज आपकी गाढ़ी कमाई भारत सरकार के खाते में चली जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी। इसलिए आप लोग अपने बैंक की सारी जानकारी कम से कम घर के किसी एक मेंबर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को, किसी को भी सूचना उसको जरूर दें, ताकि ऐसे समय पे उसका सही वो उपयोग हो सके। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपने पिन कार्ड, एटीएम का पिन कार्ड और सीवीवी को कोशिश करके अगर किसी डायरी में लिखना मजबूरी हो तो किसी ऐसी जगह पर लिखें जो किसी के अप्रोच में ना हो। इन शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो आप लाइक कीजिए। नमस्कार।